बहुत समय पहले की बात है। छेवला नमक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहा करता था जिसका नाम जय था। जय बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहा करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। जय के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। जय सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद जय को पैसे देता था, जिससे जय और उसके परिवार का जीवन चलता था। मानसी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकले तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो अब ये सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना 1 नंबर का चालक और लालची इंसान है। एक तो दोगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। भाई मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। भगवान बस इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। इतना कहकर सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। उनकी टीचर ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना। बताओ अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुमन, ये सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं है। अब तो हम सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की ही तो बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सेठ लालचंद सभी को पगार देता है। ये ले हरिया, अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो 2000 रुपए है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए का काम किया है। काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी के कटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया है और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ ले। बेचारी हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। जय, ये लो तुम्हारे 22,000 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम किया है। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ,
समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। जब तक लकड़ियों का दम नहीं बढ़ता तब तक इतने ही पगार मिलेगी। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब 2,500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे जय के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जय चुपचाप वह पैसे रख लेता है। जय निराश होकर अपनी घर लौट जाता है। जी आ गए आप, कितनी पगार मिली है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,500? इतने में क्या होगा? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे और 1,500 में पूरा घर कैसे चलाएंगे? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ जी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे मांगे नहीं गई आपसे? नहीं सुमन, मैं सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह लेना हो तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और काम भी ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं कहीं और काम कर लूंगा, जिससे आमदनी दुगनी हो जाएगी। कल मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद कहीं और काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहने के बाद जय काम पर निकल जाता है और जैसा कि उसने कल कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद और दूसरी जगह पर काम ढूंढता है, पर उसे कहीं और काम नहीं मिलता है। अंत में थक हार कर वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है बहुत सारे भैंसों का झुंड दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। यह देखकर जय बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह डर के मारे उसी गुफा में छिप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तो जय की जान में जान आ जाती है। हे भगवान, आज तो बार बार बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? जय इतना सोच ही रहा था, तभी उसे गुफा में एक तोता दिखाई देता है। जय तोता के पास जाता है, तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, उसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर जय एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक भूत प्रकट हो जाता है और वह जय से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में जाकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस तोते पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, तो यह तोता किसी का नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे छुआ। जय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है? एक भूत हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस तोते को छू पाए। अब तुमने इस तोते को छुआ है तो ये तोता तुम्हारा हुई। नहीं, मुझे यह तोता नहीं चाहिए। डरो मत जय, तुम ये तोता ले जाओ। यह कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि यह जादुई तोता है। क्या यह वही जादुई तोता है जिसके बारे हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई तोता हुआ करता था और वह सबकी इच्छाएं पूरी करता थी? हाँ जय, यह वही जादुई तोता है। अब तुम इस तोते के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस तोते के सामने रखोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस तोते के सामने रखनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस तोते के सामने नहीं रख सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा।
मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इतना सुनने के बाद जय तोते को लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक तोता। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। जय सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस तोते के सामने कोई ऐसी चीज रखने होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसके सामने कोई चीज रखनी होगी। जय थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लड़कियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उसे लकड़ी को ले आओ। हम उसी चंदन की लकड़ी को ही इसके सामने रखेंगे और उसे लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे तोते के सामने रख देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस तोते के सामने रखती है तो उसके सामने कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इनको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुमन, मैं कल सुबह बाजार जाकर उनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर जय चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी जय से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर जय को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर जय घर आ जाता है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अभी ये जादुई तोता है, तो अब आपको सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? नहीं सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।